हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस एजुकेशन अड्डा पर जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल जीके जीएस का पेपर है ये। और हर क्वेश्चंस को ऑप्शंस पे बात की गई है, हर क्वेश्चंस को लेफ्ट और राइट क्या क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं होती है उस पर भी बात की गई है। तो इस वजह से हमारे जो वीडियो होते हैं इसके ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वीडियो को थोड़ा पेशेंस रख के पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे फैक्ट होंगे जो आपको रिवीजन होंगे और आपके बहुत सारे ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को किस प्रकार से आंसर किया जाता है वो तरीका सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को थोड़ा पेशेंस रख के देखिए। अगर हम वीडियो वैसा भी आप बनाएं कि जिसमें सिर्फ पढ़े क्वेश्चन को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएं, उससे फिर क्या फ़ायदा। वैसे तो आप भी क्वेश्चन पढ़ो और टिक आउट करके आगे बढ़ जाओ, वैसे तो आप भी कर सकते हो। तो जब तक हम थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को नहीं डालें, थोड़ी कुछ बातों को रिवीजन नहीं कराएं, तो फिर क्या मतलब बनता है वीडियो बनाने का, है ना। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के हमारे वीडियो को देखें, और अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए चलते हैं आज के इस 50 क्वेश्चन के पेपर पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। हमसे पूछा गया है समर्थन के बारे में कि कौन सा ऐसा पत्रिका या अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो आंसर जो इसका होगा वो पायनियर अखबार होगा। पायनियर अखबार का जो प्रकाशन किया जाता था वो इलाहाबाद से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? इलाहाबाद से किया जाता था इसका प्रकाशन। अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। कब ये लाया गया था? तो 1878 में। कब? 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा यह एक्ट लाया गया था जो भारतीय पत्रकारिता पर या अखबारों पर प्रतिबंध लगाया था। कि ये साफ साफ शब्दों में कहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि कोई भी पत्रकारिता या फिर पत्रकार या फिर अखबार सरकार के खिलाफ जो भी गलत टिप्पणी प्रकाशन करेगा उसकी सारी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था। लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया, 1878 में लाया गया। पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया। खास करके ये जो अखबार लाया गया, ये जो एक्ट लाया गया था वो सोम प्रकाश को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इसी पे प्रतिबंध लगाने के लिए खास तौर पर ये लाया गया था। ठीक है, तो यहां से याद क्या क्या रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय काल में? तो लॉर्ड लिट्टन के समय में 1878 में लाया गया। और कौन समर्थन किया था? तो पायनियर अखबार समर्थन किया था। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से होता था। और सोम प्रकाश पे प्रतिबंध लगाने के लिए खासतौर पर यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल के दौरान घटित हुआ था। तो देखिए ये इस प्रकार का जो युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध, ये सारे युद्ध अब एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को आपको याद करना होगा, चाहे आप जिस प्रकार से अपने आप को याद कराएं, आपको याद करना होगा। देखिए यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया है, तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए हैं। एक जो पहला लड़ा गया था वो 75 से 82 के बीच लड़ा गया था। दूसरा जो था वो 3 से 5 के बीच लड़ा गया था। और तीसरा जो था वो 16 से 19 के बीच में लड़ा गया था। ये वाला जो युद्ध हुआ था वो 1700 के ईस्वी का है, और ये दोनों जो युद्ध है वो 1800 का ईस्वी का है। इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध और ये तृतीय मराठा युद्ध है, ये 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। दूसरा जो है वो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ। और तीसरा जो है वो 1816 से लेकर 1819 तक हुआ। इस प्रकार से 3 युद्ध है जो आंग्ल मराठा का युद्ध है
और ये तीनों युद्ध का डेट आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है कि 75, 82, 3, 5, 16, 19, ये इसे एक बार में याद कीजिए। 75, 82, 3, 5, 16, 19 ऐसे याद कर जाना है। 75, 82, 3, 5, 16, 19। ये 16 वाला डेट जो है वो कहीं कहीं आपको 17 मिलेगा, लेकिन डेट 16 होगा। ठीक है, तो इसे याद करना। 75, 82, 3, 5, 16, 19। पहला जो डेट है वो 1700 का ईस्वी का है। उसके बाद देखिए 82 से आगे बढ़ेगा तो 100 मिलेगा। ये 3 और 5 है, इसका मतलब 100 को प्लस किया है, इसका मतलब 1700 का ईस्वी खत्म हो गया, अब 1800 का ईस्वी चालू हो गया। तो याद इसे एक बार में रखिए। याद इसे कैसे रखना है? 75, 82, 3, 5, 16, 19। 75, 82 का मतलब 1775 से 82 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा 1816 से 1819 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1782 में सालबाई संधि, कौन सा संधि? सालबाई संधि के तहत समाप्त होता है। दूसरा में एक संधि होता है 1803 में, जिसका नाम है देवगांव की संधि। क्या नाम है? देवगांव की संधि। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। मराठा पद जो मराठा होता है, पेशवा पद, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको हम बताएं कि मराठा युद्ध का डेट क्या है ये। अब इस डेट को हम ध्यान में कैसे लाएंगे, किस गवर्नर के काल में ये, या गवर्नर जनरल के काल में ये युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए 1775 है, 1775 है। आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ये गवर्नर बनकर आता है वारेन हेस्टिंग, और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो 1774 के पास देखिए 75 के पास है, इसका मतलब आंसर जो होगा आपका वारेन हेस्टिंग होगा, इसी के पास ये डेट जा रहा है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो किसके समय में होता है? वारेन हेस्टिंग के समय में होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा कि 1803 से 1805 का जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था वो लॉर्ड बेलेजली के समय में होता है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। क्या नाम है उसका? लॉर्ड हेस्टिंग, हेस्टिंग के समय में होता है। वारेन हेस्टिंग के समय में पहला, और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ये वही लॉर्ड हेस्टिंग है जिसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 1816 में सुगौली की संधि के तहत समाप्त होती है। कब? 1816 में सुगौली की संधि के तहत, जो 1814 से शुरू होता है और 1816 तक चलता है। कौन सा युद्ध? आंग्ल नेपाल युद्ध, जो सुगौली की संधि के तहत समाप्त होता है। तो हम यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे फैक्ट्स बताए हैं याद करने के लिए। आंग्ल मराठा युद्ध तीनों याद कीजिए, 75, 82, 3, 5, 16, 19 करके। 1700 का डेट पहला वाला है, बाकी दोनों का 1800 का डेट है। पहला सालबाई की संधि के तहत, दूसरा देवगांव की संधि के तहत समाप्त होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पहला जो था आंग्ल मराठा युद्ध वो वारेन हेस्टिंग के समय में, दूसरा जो था वो लॉर्ड बेलेजली के समय में, और तीसरा जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में एक और युद्ध आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, जो 1814 से 1816 तक लड़ा गया था, और ये सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुई थी। तो ये सारे डेटा हमने बताया आपको इस युद्ध से संबंधित, आपको याद रखना है। हम आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ। ये क्वेश्चन है 6 नंबर की, चंदावर का जो युद्ध है वो कब हुआ। तो चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, गौरी और किसके बीच? जयचंद के बीच। किसके बीच? जयचंद के बीच हुआ। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। इसमें गौरी का क्या होता है? विजय होता है। देखिए चंदावर का युद्ध हो गया, ये चंदावर का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच, गौरी का इसमें विजय होता है। अब आइए 1191 में होता है तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, और 1192 में होता है भी तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। ये प्रथम युद्ध है और ये द्वितीय युद्ध है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है, और ये होता है गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पहले वाला में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीतता है। तो ध्यान रखना है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध जो है तराइन का, वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है, और चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी के द्वारा जीता जाता है। अब तीसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? तीसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? बहुत लोगों को यह डेट पता नहीं होगा। यह युद्ध हुआ था 1215 में। कब हुआ था? 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा बहुत कम ही जगह पे गया है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट है, तो ये हर बच्चा को याद है। तो आपको थोड़ा सा अलग होने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि तराइन का तीसरा युद्ध
1215 में होता है। 1215 में होता है, किसके किसके बीच होता है? तो इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच। किसके बीच? कुवाचा के बीच। इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच होता है। इसमें इल्तुतमिश की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत पे बैठने में इल्तुतमिश को सबसे ज्यादा मदद इसी युद्ध से मिलता है। तो ध्यान रखना है, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में, और ये इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच होता है, जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत पे वो बैठने में कायम रहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा आप बताइए कि तराइन की जो मैदान है वो कहाँ पे है? तराइन की जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर टाइप करना है कि तराइन का मैदान कहाँ पे है। ये आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था निम्नलिखित में से? तो संस्थापक लोहार वंश का था संग्राम राज। क्या नाम था? संग्राम राज। देखिए ये कश्मीर का वंश है। सबसे पहले कश्मीर पे आता है कारकोट वंश, कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल और उसके बाद लोहार वंश। यानी ये तीनों कश्मीर वंश के क्रम है, कश्मीर के शासकों, कश्मीर पे राज करने वाले वंशों का क्रम है। तो आपको याद रखना है ये तीनों कि कश्मीर में तीन कौन कौन से राजवंश ने शासन किया। तो सबसे पहला कारकोट, उसके बाद उत्पल, उसके बाद लोहार वंश शासन किया था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज। और कारकोट वंश का जो संस्थापक था वो दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। और आपका उत्पल वंश का अवंती वर्मन। क्या नाम था? अवंती वर्मन। तो याद रखना है, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज, कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन और उत्पल वंश का अवंती वर्धन संस्थापक था। ये सभी कश्मीर के शासक थे, यानी कश्मीर के वंश है। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो राज तरंगनी से मिलती है। राज तरंगनी किसकी पुस्तक है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कलहन के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में यह पुस्तक लिखा गया है। कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुद्दीन आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है ना। तो ये सारी बातें याद रखिए कश्मीर से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया था? अब देखिए ना, ऑप्शन क्या लिखा है? तारकनाथ और तारानाथ। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना ऑप्शन। तो आंसर जो इसका होगा वो तारानाथ होगा। ठीक है, आप देखिएगा ये क्वेश्चन लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको। लूसेंट का जो बिंदुसार का टॉपिक है उसमें लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ ये कि तारानाथ ने इसे, बिंदुसार को तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताता है। बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। किसका उत्तराधिकार हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार हुआ। 298 ईसा पूर्व में, 298 बीसी में एक गद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। वहीं वायु पुराण में इसे, पुराण में क्या कहा गया है इसे? तो इसे भद्रसार के नाम से जाना गया। किसमें? वायु पुराण में इसे भद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के ही दरबार में डाईमेकस, क्या नाम था? डाईमेकस एक यात्री आता है जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो बिंदुसार से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन था जो आपको बताएं। सर विलियम, ये सभी कुछ खास नहीं। सर विलियम जोन्स के बारे में आपको याद रखना है कि सर विलियम जोन्स जो था वो आपका 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784 बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपको याद करना है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए बृहदेश्वर कहिए या राजेश्वर कहिए, ठीक है। बृहदेश्वर कहिए या राजेश्वर कहिए। बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम के द्वारा कराया गया, जो चोल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? चोल वंश का शासक था, है ना। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो राजेश्वर मंदिर है, वो पूरे विश्व में प्रथम मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये पूरे विश्व का प्रथम मंदिर है जिसे ये ग्रेनाइट से बनाया गया है। मानखेट क्या आंसर होगा? किसकी राजधानी थी मानखेट? राजपूतों की। किसकी राजधानी थी?
मानखेड़ तो राजपूतों की, एलोरा का गुफा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और कांचीपुरम ये भी तमिलनाडु में है, कांचीपुरम है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विभागों में विभाजित हो गया था। देखिए यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ये वाले टर्म को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये धर्म पूछ रहा है या संघ पूछ रहा है। अगर धर्म पूछेगा तो आंसर होगा चौथा, और संघ पूछेगा तो आंसर होगा दूसरा, क्योंकि बौद्ध धर्म ये बौद्ध धर्म जो था वो चौथी बौद्ध संगीति में 2 पार्टों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, और बौद्ध संघ जो है वो दूसरे बौद्ध संगीति में बढ़ जाता है 2 पार्ट में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को कि बौद्ध धर्म जो है वो किस संगीति में, कौन सी उसकी सम्मेलन थी जिसमें वो 2 भागों में बटा, तो चौथी। बौद्ध धर्म के बारे में कहेगा तो बौद्ध संघ पूछेगा तो आंसर करेंगे दूसरी। ठीक है, ध्यान से ये बात को रखना। अब देखिए इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट है जो आपको याद रखना है, और जो आपको लूसेंट वगैरह किताब में नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो आप राइट डाउन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति से। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगिरी में हुआ। क्या राजगिरी में हुआ, और ये महाकश्यप के अध्यक्षता में किया गया। महाकश्यप, और इसका जो शासक था वो अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ, एक का नाम था सूत पिटक और एक का नाम था विनय पिटक, दोनों की रचना होती है। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा, जो गौतम बुद्ध के शिष्य था, और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया जाता है। सूत पिटक जो है वो 5 भागों में है, और इसी का एक भाग है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, या इनमें से किसी का नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या, सूत पिटक का यह भाग है। देखिए अभी तक हमने आपको यहां से क्या क्या बताया है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन आपका राजगिरी में किया गया, और ये 483 BC में किया जाता है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु उस समय का शासक था। इस बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना होती है। विनय पिटक की रचना आपका उपाली के द्वारा, और सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा। सूत पिटक 5 भाग में है, जिसमें एक भाग उसका अंगुत्तर निकाय है। अब आइए दूसरी बौद्ध संगीति में। तो दूसरा बौद्ध संगीति कब होता है, तो दूसरा बौद्ध संगीति 383 BC में होता है। दूसरा कहां पे होता है, तो वैशाली में होता है। कहां पे होता है, वैशाली में होता है। सबाकामी के अध्यक्षता में कालाशोक के शासन काल में। किसके काल में, कालाशोक के शासन काल में। और यहां से क्या याद रखना है कि बौद्ध संघ जो था वो 2 भागों में बट गया। तो दूसरे बौद्ध संगीति से क्या क्या याद रखना है, 383 ईसा पूर्व हुआ था ये, वैशाली में इसका आयोजन किया गया, सबाकामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक इसके इस समय के शासक थे, और बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। तीसरी बौद्ध संगीति जो होता है वो 255 लगभग 255 BC के पास होता है ये, और इसका आयोजन जो किया जाता है पाटलिपुत्रा में। कहां पे, पाटलिपुत्रा में आयोजन किया जाता है ना। कौन सा, तीसरा बौद्ध संगीति का। और मोगली पुत्र तीस्त, क्या नाम, मोगली पुत्र तीस्त जो थे इसके अध्यक्ष थे, और किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में ये आयोजन किया जाता है। तो तीसरे बौद्ध संगीति से आपको और क्या याद रखना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 255 BC में ये आयोजन किया गया, पाटलिपुत्रा में आयोजन किया गया। मोगली पुत्र तीस्त इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे, और अशोक के शासन काल में ये कराया गया था। अब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है वो ये है कि तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान ही अभिधम पीटक की रचना किया जाता है तीसरे बौद्ध संगीति के द्वारा। और किसके द्वारा ये रचना किया जाता है, तो मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा। ये जो अध्यक्ष थे ना उन्हीं के द्वारा अभिधम पीटक की रचना की जाती है। चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में होता है, और ये कुंडलवन में होता है जो जम्मू कश्मीर में है। ये वसुमित्र इसके अध्यक्षता है।
और कनिष्क के शासनकाल में ये होता है। तो 4 बौद्ध संगीति से इतने सारे क्वेश्चन है जो आपको याद करके रखना है। सूत पिटक विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में, सूत पिटक को आनंद, विनय पिटक को उपाली, और तीसरी बौद्ध संगीति में विदम पिटक की रचना जिसकी रचनाकार मोगलीपुत्र तीस हैं। बाकी सारे फैक्ट्स आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, पर ये सूत पिटक विनय पिटक की रचना कब हुई, किसके काल में, और विदम पिटक की रचना किसके काल में हुई, ये चीज आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाला। आप कृपया करके इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, तो सूत पिटक का भाग है, ये भी आपको नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूछा गया ये सब। तो आप ऐसे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा लूसेंट में ही कहीं पे खाली है पेज वहीं पे लिख दीजिए इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, है ना। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो था उसका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था, ऋषभदेव, या इसी का नाम है आदिनाथ। क्या नाम है, आदिनाथ। ध्यान रखिएगा आदिनाथ। देखिए इस स है ना, तो इसी से इसका नाम जुड़ा है वृषल। वृषल क्या नाम है, वृषल। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषल। क्या है, वृषल है। क्या है, वृषल है। दूसरा जो है वो अजीतनाथ है। क्या नाम है, अजीतनाथ है। अजीतनाथ है, तो अजीतनाथ है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तो देखिए अगर कोई आपका अजीत नाम का दोस्त है वो मोटा है तो मान के चलिए आपका दोस्त हाथी है, तो उसी से याद रखिए कि अजीतनाथ का क्या था, तो हाथी है। और तीसरा जो है वो है संभवनाथ। संभवनाथ, क्या नाम है, संभवनाथ, और इसका है घोड़ा। घोड़ा को पकड़ना संभव नहीं है, इसलिए घोड़ा को संभवनाथ से जोड़ दीजिए। तो घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है, तो संभवनाथ का। तो देखिए शुरुआत का 3 याद रखिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3, और अंतिम का 3 याद रखिए। तो ऋषभदेव या आदिनाथ कहे तो कौन सा हो जाएगा, वृषल। ऋषभदेव या आदिनाथ कहे तो आंसर हो जाएगा क्या, वृषल। अजीतनाथ कहेगा तो हाथी, और संभवनाथ कहेगा तो घोड़ा। अब आइए नीचे से एक और 7वें नंबर का है। 7वें नंबर का जो है उसका स्वास्तिक चिन्ह है, उसका प्रतीक जो है वो स्वास्तिक चिन्ह है। क्या नाम है, ये स्वास्तिक चिन्ह है इसका, और इसका नाम जो है वो नाम है सुपार्श्व। क्या नाम है, सुपार्श्व। क्या नाम है, सुपार्श्व। ध्यान से ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इस पे इतना हम जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आपको याद रखना है शुरू का 3। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, वृषल है इसका। दूसरा है अजीतनाथ, हाथी है इसका। संभवनाथ घोड़ा है। 7वें को याद रखें, 7वां को हम इसलिए उठाए क्योंकि स्वास्तिक है, स्वास्तिक थोड़ा फेमस प्रतीक चिन्ह है, और ये किसका है, तो सुपार्श्व का है। उसके बाद आप आ जाइए अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, उसके बाद पाशर्व, पाशर्व, और उसके बाद महावीर, महावीर। तो देखिए ये अरिष्टनेमी का है ना वो है शंख। क्या है, शंख। और पाशर्व का है सर्प। क्या है पाशर्व का, सर्प। और महावीर का है सिंह। महावीर का क्या है, सिंह है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, महावीर, वीर है तो वीर का मतलब क्या, सिंह जो है वो वीर होता है, यानी वीर सिंह किसका होगा, तो जो वीर होगा, यानी महावीर का जो है वो सिंह है। पाशर्व, सर्व का सर्प से याद रखिए, सर्व को सर्प से रिलेट करके याद रखिए। सर्व को किससे याद करना है, रिलेट करके, सर्व को सर्प से याद करना है, रिलेट करके। अरिष्टनेमी, नेमी का किससे, शंख से। अरिष्टनेमी किसका, शंख। शंख किसका है, अरिष्टनेमी का। तो 3 ऊपर का, 3 नीचे का, 1 बीच का याद रखिए। हम सबसे पहले 3 ऊपर का रिवीजन करा देते हैं आपको। ऋषभदेव जिसका नाम है आदिनाथ, तो आदिनाथ का क्या है, तो वृषल यानी बैल, है ना। दूसरा है अजीतनाथ, अजीतनाथ हाथी। तीसरा है संभवनाथ, संभवनाथ का घोड़ा। 7वां है कौन, 7वां है आपका सुपार्श्व जिसका स्वास्तिक चिन्ह है ना। अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर सिंह। ये सभी आपको प्रतीक चिन्ह याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं की जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद, जो सबसे बाद का वेद है। कौन सा वेद है, सबसे बाद का वेद है, सबसे नवीनतम वेद भी से कह सकते हैं, सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे प्राचीन पूछेगा तो कौन सा, ऋग्वेद। सबसे नवीनतम पूछेगा तो कौन सा, अथर्ववेद, यानी सबसे बाद का वेद है। और इसमें जो है जंतर मंतर, जादू टोना, प्रेम विवाह, ये सब निंदा भय, ये सभी चीजें जो है वो अथर्ववेद में ही चर्चा की गई है। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपत। याद रखिए गोपत, क्या नाम है, गोपत।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपद। अब आते हैं एक एक करके इन तीनों को देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसे होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद से संबंधित और क्या जानना है आपको कि ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से संबंधित जो देवता है उसमें अग्नि के लिए आपका 200 और इंद्र के लिए 250 श्लोकों का वर्णन है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ मंडल हैं जैसे तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का रचना तीसरे मंडल में जो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया। चौथा में कृषि से संबंधित वर्णन है। 7वां में दशराज युद्ध का वर्णन है जो रावी नदी के तट पर दस राजा और सुदास के बीच लड़ा गया था। उसके बाद 8वें में लिखे गए ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें में देवता सोम का वर्णन है और 10वें में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को याद कीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है ऋग्वेद के? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। इसी को बोलते हैं संखायन। क्या बोलते हैं? संखायन। तो याद रखिए ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी। क्या नाम है? ऐत्रेय और कौशिकी। अगर नहीं याद रहता तो इसे याद है ऐत्रेय मौशिकी है ना, ऐसे याद कर दीजिए ऐत्रेय कौशिकी किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आइए सामवेद के बारे में जानते हैं कि सामवेद के गाने वाले को उद्गाता बोलते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है ना। उसके बाद इसमें और कौन सा वेद बच गया? एक यजुर्वेद बचा, यजुर्वेद बच गया है। देखिए यजुर्वेद के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यजुर्वेद जो है वो गद और पद वाला वेद है। कौन सा वेद है? गद और पद वाला वेद है। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सतपथ और तैतरीय। यजुर्वेद का जो है वो सतपथ और तैतरीय है। इसके पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। गद और पद में दोनों भाषाओं में लिखे गए ये वेद है। सतपथ और तैतरीय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। ऋग्वेद का कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का कौन सा हो जाएगा? गोपद। और ये अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद और सामवेद का हो जाएगा पंचविश और षष्ठविश। 5 और 6 पंचविश और षष्ठविश किसका? सामवेद का। तो ये चारों वेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, इसे आप याद रखिए। 2 क्वेश्चन और इससे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि चारों वेद को संहिता कहा जाता है। और अथर्ववेद को छोड़ दिए, इस वेद को छोड़कर सभी को त्रिय में शामिल किया गया है, यानी इसे त्रिय में शामिल किया गया है। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है वेद से संबंधित। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, कोई भी फालतू यहाँ पे बातें नहीं की गई है। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनो आक्रमण की जानकारी किससे मिलता है? तो हुन आक्रमण के समय आप जानते हैं स्कंदगुप्त के समय में हुन का आक्रमण हुआ था। तो स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख स्तंभलेख है? तो भीतरी अभिलेख जूनागढ़ का है ना। तो आंसर हो जाएगा ए। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष की पहली जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है जो कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है जिसे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। मंदसौर अभिलेख जो है वो आपका मालवा नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख से आपका रेशम बुनकरों की जानकारी इसी से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से, है ना। तो ये चारों अभिलेख से हम आपको बता दिए क्या क्या जानना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था वैदिक काल में। उत्तर वैदिक के बाद, ये ऋग वैदिक के बाद जो काल आता है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसी समय अमाजू कहा जाता था जीवन भर कुंवारी रहने वाली, अविवाहित रहने वाली महिला को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है देखिए 15 नंबर।
15 नंबर क्वेश्चन, आइए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो बुध का। आंसर हो जाएगा इसका बुध। विशिष्ट गुण किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का, तो बुध का है, बुध से संबंधित। और इसे किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो मरकरी बोलते हैं। बुध जो है वो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध का तापांतरण सबसे अधिक होता है। दिन जितनी गर्म होती है रातें उससे ज्यादा ठंडी हो जाती है। दिन का टेम्परेचर इसका लगभग 450 डिग्री के पास होता है, तो रात में -150 के नीचे चला जाता है। तो ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक का है, सबसे जल्दी ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सबसे ज्यादा तापांतरण होता है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका एक विशिष्ट गुण है। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह जो है इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के लगभग समान इसका झुकाव है, जिसके कारण इस पे वायुमंडल पृथ्वी के जैसा पाई जाती है। और मंगल पे एक आपका मेसी ज्वालामुखी है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है, और यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत भी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा है। उसके बाद आइए बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सदृश है, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है और पृथ्वी के जैसा है। इसका घनत्व आकार जो है वो पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भगनी वगैरह कहा जाता है। और शुक्र की भी कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना है ना। शनि की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी जो उपग्रह है 82 वो शनि का ही है। टाइटन इसका एक उपग्रह है, इसके चारों तरफ वलय की आकृति है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे हल्का उपग्रह है शनि, इसे पानी में तैराया जा भी सकता है। तो ये थे कुछ आपके ग्रह से संबंधित जानकारियां, लेकिन थोड़ा सा और आपको देख लीजिए यहां से, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ये सब कि सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले बुध आता है, बुध, उसके बाद कौन सा, वेनस यानी बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून, और फिर प्लूटो। प्लूटो जिसकी दर्जा समाप्त कर दी गई है ना। प्राग सम्मेलन में यह क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसआई के पेपर में, है ना, तो ध्यान रखना ये। तो देखिए जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक शुक्र है। सूर्य के नजदीक सबसे कौन है, तो बुध है। अब पृथ्वी से देखिए कि पृथ्वी के बगल में कौन है, तो एक तरफ मंगल है और एक तरफ कौन सा है, तो बुध है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये बृहस्पति हो गया। किसके चारों तरफ वलय है, तो देखिए ये शनि के चारों तरफ वलय है और इधर नेपच्यून के चारों तरफ वलय है। पृथ्वी से सबसे, ये सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, तो नेपच्यून हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ डेटा था जो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थे हम, हून का आक्रमण हो गया, अमाजू भी हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये इटली में लिपारी द्वीप के पास, लिपारी द्वीप के पास है, भूमध्य सागर में है। कहाँ पे, भूमध्य सागर में है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे, इटली में लिपारी द्वीप के पास है। इटली का एटना, ये भी एटना ज्वालामुखी है, ये भी इटली का ही है और ये भी भूमध्य सागर में स्थित है। आप थोड़ा सा देखिए मैप पे, इसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये, उम्मीद करते हैं कि आपको सही से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो है वो आपका स्ट्राम्बोली है और ये है एटना, है ना। तो देखिए दोनों यहीं पे है, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली, ये इटली है और ये भूमध्य सागर, ये जो इलाका है ये पूरा जो है वो भूमध्य सागर का, तो इटली में ही है। दोनों कौन सा, स्ट्राम्बोली और इटली का एटना, दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कैसे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली में ही एक और ज्वालामुखी है विसुवियस। देखिए ये नाम है विसुवियस, पेन जहां पे चल रहा है आप ध्यान से देखिए, ये विसुवियस है और ये प्रशुष्क ज्वालामुखी है। कैसा है, प्रशुष्क ज्वालामुखी। तो इटली का 3 ज्वालामुखी को आपको नाम याद रखना है, इटली का एटना, इटली का स्ट्राम्बोली और विसुवियस। विसुवियस ये प्रशुष्क है
और ये दोनों सक्रिय है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पे हम अपना आगे हैं और देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसका, तो भूमध्य सागर का। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इटली का एटना आपको बता दिए, विसुवियस भी बता दिए। अब आ जाए फ्यूजियामा, ये जापान का है। कहाँ का है? फ्यूजियामा जो है वो जापान का है। और कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको की है। कहाँ पे है? मैक्सिको की है कोलिमा ज्वालामुखी। तो ये ध्यान रखिए, ये ज्वालामुखी वोल्केनो जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। और भी ज्वालामुखी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है जो धीरे धीरे आपको लाते रहेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूप देश नहीं है। यानी स्थल रूप के बारे में हम आपको पिछले टेस्ट पेपर में भी जिक्र कर चुके हैं कि वैसा देश जिसकी सीमा चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, कोई समुद्री सीमा नहीं लगता हो, उसे स्थल रूप देश कहते हैं, लैंड लॉक देश कहते हैं। यानी लैंड का मतलब भूमि और लॉक का मतलब बंद, यानी भूमि से बंद देश को लैंड लॉक कहते हैं, स्थल रूप देश कहते हैं। तो वैसे देशों की कुल संख्या जो विश्व में है वो है 44। कितने हैं? 44 है। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। और दोहरे लैंडलॉक देश जो है वो है, एक है लेचेस्टर और एक है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। ये दोनों ही दोहरे भू आवेशित देश हैं। कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेशित देश है और 44 टोटल भू आवेशित देश हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थलरूप देश नहीं है, तो थाईलैंड जो है वो स्थलरूप देश नहीं है क्योंकि थाईलैंड की सीमा इधर प्रशांत महासागर की तरफ लगती है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से हमें जानना है कि ये जो देश हैं लाओस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी एशिया के देश हैं। कौन सा महादेश के देश हैं? एशिया के महादेश हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता कि दक्षिण एशिया का एकमात्र भू आवेशित देश कौन सा है, तो लाओस। क्या हो जाएगा आंसर? लाओस। अब देखिए एशिया के भू आवेशित देशों को किस प्रकार से याद किया जाए, उसके लिए हम आपके लिए एक मैप लेकर आए हैं। देखिए कैसे इसको याद रखना है। आइए समझते हैं इस मैप से। देखिए हम आपको पिछले बार भी याद कराए थे। सबसे पहला जो देश हम बताते हैं वो है नेपाल। देखिए ये है नेपाल, इसके बगल में भूटान और इसके ठीक ऊपर जाइएगा तो मिलेगा मंगोलिया। है मंगोलिया, ये देखिए मंगोलिया। इसके इस तरफ आइएगा तो मिलेगा लाओस। देखिए ये लाओस है। इसके इस तरफ जाइएगा तो इधर में मिलेगा अजरबैजान। यही 5 वो देश है जो हम आपको याद कराते हैं। कौन कौन? तो एक नेपाल, एक भूटान, एक लाओस और एक आपका इधर में एक लाओस हो गया। नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया और अजरबैजान। यही वो 5 देश है जो आपको याद करना है। वो भी याद करने का तरीका है। देखिए ये नेपाल है, इसके बगल में भूटान है, ठीक इसके ऊपर जाइएगा तो मिलेगा मंगोलिया और इसके इस तरफ आइएगा तो मिलेगा लाओस और इस तरफ जाइएगा तो मिलेगा अजरबैजान। ये 5 देश आप याद कीजिए, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान। ये 5 एशिया के देश हैं जो भू आवेशित देश हैं। और बताए थे आपको पाकिस्तान को छोड़कर तान वाले जितने भी देश हैं सभी भू आवेशित है। देखिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो देश है वो भू आवेशित देश हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि भू आवेशित देशों की संख्या पूरे वर्ल्ड में 44, एशिया में 11 में कौन कौन? तो 6 इधर हो गया, 5 ये हो गया। किस प्रकार से आपको याद रखना है? तो नेपाल, भूटान के ऊपर मंगोलिया, इधर लाओस, इधर अजरबैजान, पाकिस्तान को छोड़कर तान वाले सभी देश भू आवेशित है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका में एक भी भू आवेशित देश नहीं है, ध्यान रखना है। नॉर्थ यूएसए महादेश में, उत्तरी अमेरिका महादेश में एक भी भू आवेशित देश नहीं है, जबकि साउथ यूएसए में 2 है। कौन कौन? तो एक है बोलीविया, और एक है पेरू। क्या नाम है? पेरू और बोलीविया। 3 महादेश आपको याद रखना। उत्तरी अमेरिका में एक भी नहीं, दक्षिण अमेरिका में 2, पेरू और बोलीविया, एशिया में 11। कौन कौन? नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान। तान वाले में पाकिस्तान छोड़कर बाकी सारे भू आवेशित हैं। बच गया यूरोप और बच गया अफ्रीका। जब यूरोप से क्वेश्चन आएगा तो यूरोप का मैप विथ मैप आपको बताएंगे, तब आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थे हम कितने पे? ये था क्वेश्चन अपना, है ना। ये तो यहाँ पे आंसर आपका थाईलैंड हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आसवान बांध किस नदी पे स्थित है। तो आसवान बांध जो है वो नील नदी पे है। कहाँ पे है? नील नदी पे है। आसवान बांध हो गया, नासिर बांध हो गया, ये नासिर झील हो गया, ये दोनों ही नील नदी पर। नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और आपका सूडान को, मिस्र को पार करते हुए भूमध्य सागर में जाकर ये गिर जाती है। मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, की राजधानी काहिरा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। थोड़े से मैप पे हम इसे भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है आपका विक्टोरिया झील। देखिए ये वाला जो इलाका है वो विक्टोरिया झील का है। देखिए ये वाला जो देश है वो है, क्या नाम है? तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। और लेक ऑफ विक्टोरिया ये है। ये देखिए ये है केनिया और ये है युगांडा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य ये विक्टोरिया झील किन किन देशों से घिरा हुआ है, या निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो विक्टोरिया झील से सीमा नहीं बनाता है। तो याद रखना है, युगांडा है, केनिया है और तंजानिया है। युगांडा है, केनिया है और तंजानिया है। और विक्टोरिया झील से यहां से निकलती है। विक्टोरिया झील से कौन सा? नील नदी। अब देखिए कहां तक ये जाती है वो देखिए, इस तरफ आई यहां से, ये इधर, ये देखिए व्हाइट नील के नाम से इधर में बहती है। व्हाइट नील के नाम से इधर में बहते हुए जाती है आगे और ऊपर में जाती है। देखिए यहां से इस तरफ से आकर एक ब्लू नील इसमें नदी मिलती है। ये इस तरफ से आकर ब्लू नील मिलती है और अब ये नील नदी के नाम से बहते हुए आगे जाती है। और देखिए ये आसवान बांध कहाँ पे है? मिस्र में है आसवान बांध। ये देखिए, और लेक यानी झील, कौन सा झील? नासिर झील यहीं पे है। देखिए ये दोनों, यही बात पूछा गया है। कहाँ पे है ये? तो इजिप्ट लिखा हुआ है, यानी मिस्र में है ये। कौन सा? आसवान बांध और ये नासिर झील, दोनों ही नील नदी पे हैं। और ये नील नदी देखिए आगे में आते हुए ये इधर में आपका मेडिटेरियन सी में आकर भूमध्य सागर में ये गिर जाता है नदी। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर था मेरा 18, आसवान बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पे। कहां से निकलता है, कहां जाता है, ये सब चीज हम आपको बता दिए। अमेजन नदी के बारे में आइए, अमेजन नदी के बारे में जानते हैं। लैगवा वेलफोरा से निकलता है ये और ये जाकर अटलांटिक महासागर में गिरता है। बहाव के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है ये अमेजन, सबसे चौड़ी नदी है ये। कौन? अमेजन। अमेजन के जंगल में आपको पता है कि ये काफी ज्यादा हाईलाइट रहता है ये। उसके बाद देखिए लिम्पोपो और कांगो से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। मकर रेखा, मकर रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटता है? तो लिम्पोपो। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो कांगो या जायरे, इसी को बोलते हैं जायरे। क्या नाम? जायरे। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माहे। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। विषुवत रेखा को कौन सा नदी? तो कांगो या जायरे। और मकर रेखा को कौन सा नदी? तो लिम्पोपो। और ये मकर रेखा को कौन सा नदी? तो लिम्पोपो। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना है। मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी का नाम कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए कि मकर रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 3 बार काटती है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप टाइप कीजिएगा। अगले बार हम इसे बताएंगे जरूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है और ये चाय खेती के लिए ज्यादातर थोड़ा फेमस था, जिसके कारण ये प्रचलित है। बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से राज्य में है? कर्नाटक। बाजू भाई आरवाला और येदुरप्पा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और बाजू भाई आरवाला क्या है यहाँ पे? राज्यपाल। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो अंसी, नागरहोल, उसके बाद बनेरघट्टा, ये सभी यहीं के क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस। क्यों फेमस? क्योंकि ये जो 20 में मेंस हुआ इसका एग्जाम, सर 19 में जो मेंस एग्जाम हुआ, 20 में हुआ ना, 20 में जो मेंस एग्जाम हुआ उसमें दोनों में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ दिया। यहां से पूछ दिया मुरलेन और उसके बगल में लिखा हुआ था ब्लू माउंटेन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों मिजोरम में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो देखिए कृष्णा की जो सहायक नदी मूसी भी है, दूधगंगा भी है, उसके बाद कोयना भी है। ये सभी नदियां जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जलांगी नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है। किसकी है? हुगली की सहायक नदी है।
कृष्णा नदी जो है वो श्रीअंकलेश्वर से ये महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन बांध, ये कृष्णा नदी पे ही है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आइए और अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। क्या होता है, थोड़ा सा आइए मैप के सहारे हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। इसका भी हम मैप एक अटैच किए हैं, ये देखिए। मॉनसून की जो उत्पत्ति होती है वो ऑस्ट्रेलियाई तट से होती है, वहां से चलते हुए इस तरफ से आती है हवाएं और इस तरफ से ये पार करते हुए फिर ये आपका बिहार होते हुए ये उत्तर प्रदेश होते हुए आगे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको कि भारत में सबसे ज्यादा मानसून किस बारिश जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सबसे पहले ये मानसून पहुंचता कहा है, देखिए ये लक्षद्वीप का इलाका है, तो सबसे पहले ये लक्षद्वीप को पार करती है, उसके बाद ये वाले तट पे आती है। ये वाले तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और ये केरल राज्य में है। कौन सा राज्य में है? केरल में है। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे दे मालाबार की सबसे पहले वर्षा कहां पे होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो अगर लक्षद्वीप ऑप्शन में हो तो आंसर लक्षद्वीप को पहला प्राथमिकता देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और केरल भी ऑप्शन में नहीं हो, पश्चिमी घाट भी ऑप्शन में नहीं हो, तो मालाबार तट अगर ऑप्शन में है तो मालाबार तट का भी ऑप्शन आंसर करेंगे। लौटती है मानसून इस तरफ से और लौटती हुई मानसून से वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु में होती है, जो आपका ठंडे के दिनों में वर्षा कराती है। तो ये था कुछ मानसून से संबंधित। वैसे मानसून में पढ़ना बहुत सारे चीजें आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर की दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्व मानसून से लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो है 5। कौन कौन वो 5 है वो देखिए आपको दिखाते हैं मैप के थ्रू। ये रहा आपका मैप जहां से आपको ये चीज हम दिखाएंगे। आइए देखिए ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश से आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से राज्य से सीमा इसकी लगती है। तो ये है बांग्लादेश। तो एक राज्य इधर हो गया पश्चिम बंगाल, ये यहाँ से आसाम से सीमा लगा, ये इसका मेघालय से सीमा लगा, ये त्रिपुरा से सीमा लगा और ये मिजोरम से सीमा लगा। तो कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल हो गए, आसाम हो गया, मेघालय हो गया तीसरा, चौथा हो गया त्रिपुरा और पांचवा हो गया मिजोरम। यानी बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 भारतीय राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखना ही ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं, नेपाल से सीमा किसकी लगती है, भूटान से सीमा किसकी किसकी लगती है, 3 राज्यों से 3 देशों से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, 3 देशों से किस केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है। ये सारे क्वेश्चन आपको विथ मैप ऐसे ही पढ़ना है। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हम आपको विथ मैप बताएंगे। ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांच राज्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगले पे, थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कि ढाका किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ढाका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है ना। ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, मस्जिदों का शहर कहा जाता है ढाका को। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ढाका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा है भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो किया गया था वो 1914 में किया गया था। और मैकमोहन रेखा जो भारत में है वो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये वाला जो इलाका है ना अरुणाचल प्रदेश का, ये वाले इलाके को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है।
तो 1914 में इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था, इस रेखा का निर्धारण हुआ। और कौन सा राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा है। चीन, इसके राष्ट्रपति का नाम क्या? शी जिनपिंग। ली केकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मंदारिन यहाँ की भाषा है। युआन यहाँ पे चलने वाला मुद्रा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिमला और मनाली के क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शिमला, मनाली, मैसूरी ये सभी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। शिवालिक में आपका आ जाएगा देहरादून, 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 हरिद्वार, हरिद्वार ये सभी शिवालिक में आ जाएंगे। ट्रांस हिमालय में आपको जो पर्वत आएगा वो आ जाएगा जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सभी ट्रांस हिमालय में। कंचनजंगा, एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, पूर्णा ये सभी हिमाद्री में आ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 25 नंबर पे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करा है दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में? आपको पता है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नया नाम कर दिया गया दीनदयाल बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह गुजरात में है, तो ये भी बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में ही होगा, है ना। तो दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में, कांडला बंदरगाह। एक क्वेश्चन आप बताइए, कांडला बंदरगाह का निर्माण जो किया गया था वो पाकिस्तान में किस बंदरगाह के समकक्ष भारत में कराया गया था? है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए गए कि पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह चला गया जिसके कारण कांडला बंदरगाह का निर्माण भारत में कराया गया था। बंदरगाह संबंधित कुछ नए क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है कि एक है ग्वादर बंदरगाह, गोवादर, ये सब चर्चा में है। एक है हम्बन, हम्बन टोटा, और एक है सितवे, सितवे, और एक है चाबहार। ये 4 बंदरगाह हाईलाइट है, अभी चर्चा में रहा है, हमेशा चर्चा का कारण रहता है ये सब। तो ये आप जानिए कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और ये हम्बन टोटा कहाँ पे है? तो ये श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में है। और ये दोनों को चीन बना रहा है। कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो म्यांमार में है, म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार में है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो ईरान में है। और ये ओमान के खाड़ी में है, याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी में है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। हम्बन टोटा कहाँ पे है? श्रीलंका में। इसे बना कौन रहा है? तो चीन बना रहा है। सितवे कहाँ पे है? तो ये म्यांमार में है। ये सितवे जो है वो पाकिस्तान, ये चीन का जो सिल्क मार्ग है, जो कह रहे वन बेल्ट वन रोड योजना है, जिसके कारण ये हाईलाइट रहा है। और चाबहार बंदरगाह को भारत बनवाया है ईरान में, और ये ओमान की खाड़ी में है। तो ये सभी बंदरगाह का नाम याद रखना है ना। मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? तो गोवा में है। पंडित दीनदयाल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र वाले का नाम है ना। तो महाराष्ट्र वाले का नाम जो है ननवा सवा के नाम से जो जाना जाता है ना। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बंदरगाह संबंधी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ पढ़िए थोड़ा बहुत। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई क्या है? कुल तटीय भाग की लंबाई को पूछा है। तो आपको पता है 16.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। भारत के जो है वो तटीय भाग की, सिर्फ तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो 6100 किलोमीटर। और स्थलीय भाग की लंबाई जो है, स्थलीय भाग की लंबाई जो है वो 15200 किलोमीटर है। भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और 2933 जो है वो पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर इसकी चौड़ाई है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिए इससे। आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। सीधा सीधा इस क्वेश्चन को याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको याद रखना, और भी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? सीमा सुरक्षा बल का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था बीएसएफ का 65 में, आईटीबीपी का 62 में, और आपका सीआईएसएफ का 69 में, और 1939 में हो जाएगा आपका सीआरपीएफ का। ये सभी डेट याद रखिए। चलिए आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 29 नंबर क्वेश्चन करा है
कि पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान दीजिएगा, तंत्र के बारे में पूछा है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो आंसर हो जाएगा एजी टॉन्सले। सिर्फ पारिस्थितिकी कहेगा तो आंसर हो जाएगा एंड्रेड हैकल। क्या हो जाएगा? एंड्रेड हैकल। पारिस्थितिकी सिर्फ बोलेगा तो। और अगर पूछेगा कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट जैंड वाल्टर डी रोजन। नाम उल्टा याद आ रहा है, वाल्टर डी रोजन। क्या नाम? वाल्टर डी रोजन। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी सिर्फ कहेगा तो हैकर, पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो टॉन्सले, और जैव विविधता शब्द क्या होता है? रॉबर्ट डी रोज वाल्टर डी रोजन। क्या नाम? वाल्टर डी रोजन नाम है इसका, है ना, वाल्टर डी रोजन। किसका? जैव विविधता शब्द का प्रतिपादक का। विलियम गॉट, क्या आंसर होगा? क्या क्वेश्चन रहेगा तो विलियम गॉट आंसर होगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉट। हिकैटियस, पुस्तक क्या नाम? जस पीरियडायस। क्या नाम? जस पीरियडायस। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। चार ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से हमने आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो तारापुर था, जो महाराष्ट्र में है, और ये यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। काकरापारा कहाँ पे है? तो सूरत में है। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और नरोरा कहाँ है? तो यूपी में है। ये सभी परमाणु भट्टी हैं जो भारत में है। कल्पक्कम कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिए। इसी को इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, जो आपका तमिलनाडु में है। परमाणु रिएक्टर ही होगा। परमाणु प्रशिक्षण भारत में किया गया। पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 में, और दूसरा 24 साल बाद किया गया पोखरण में ही। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन करा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अब देखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो चलते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। हमने एक स्लाइड लगाया है ऐसा, ये देखिए कौन सा राज्य था? तो उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो देखिए है ना राजाजी। देखिए ये 5 नंबर पे है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री और जिम कार्बेट, ये चार्ट को मैंने एक वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान करके पढ़ाया है। अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पकड़ना है तो इस वीडियो को जाकर देखें। आपको प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे राष्ट्रीय उद्यान करके देखिएगा, एक वीडियो वहां पे मिल जाएगा, है ना। तो उत्तराखंड में कौन सा? जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश था, तो देखिए बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बरवाला, ये सभी कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बरवाला। अब यहाँ पे एक और कौन सा था? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक ही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सिर्फ दुधवा है। कौन सा है? सिर्फ दुधवा है। थोड़ा सा चलते चलते आपको एक चीज दिखाते जाते हैं यहाँ से, जो पिछले बार 2020 के एसआई के मेंस में पूछा था एग्जाम में। देखिए मेंस में नहीं, प्री में। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया था मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मिजोरम में है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है फवगोई नीला पर्वत उद्यान कहाँ पे है? तो ये है आपका मिजोरम में। सोचिए कि एक एग्जामिनर 2 शिफ्ट में एक ही स्थान से क्वेश्चन उठाया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो किवी लामजाओ नेशनल पार्क है, ये आपका पूछा गया है एसआई का मेंस में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है एक एग्जाम में, एसआई का एग्जाम में। तो इसका वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप इसके वीडियो को देखिए, क्या क्या बताया गया इसके वीडियो में। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। और एक राज्य इसमें और था, केरला। देखिए केरला को, केरला ये रहा। केरला में कौन कौन सा? तो अनायमुडी, इराविकुलम, मिथाकथम, सोला, पराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सभी कहाँ पे है? तो केरला में है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और आते हैं क्वेश्चन। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो ये हो गया कहाँ पे? उत्तराखंड में।
चलिए, हमने हिमाचल प्रदेश को भी देख लिया, उत्तर प्रदेश को भी देख लिया और केरला को भी देख लिया। आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए ये डेट याद रखिए, 72, 80, 86, 88, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? 72, 80, 86, 88, ये चारों क्वेश्चन आते हैं। यहां पे है कि ये जीव, वन में रहने वाले जीव को पहले लाया गया, उसके बाद वन को लाया गया। वन में रहने वाले जीव को लाया गया पहले, उसके बाद वन को लाया गया। अब है यहां पे जो लाया गया वो वन और जीव दोनों मिलकर क्या बनाएगा? एक पर्यावरण बनाएगा। क्या बनाएगा? पर्यावरण बनाएगा। और वन और जीव मिलकर जब पर्यावरण बना देगा तो इसके लिए एक नीति लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? नीति लाया जाएगा। देखिए ये मेरा याद करने का तरीका है, ऐसे याद कीजिएगा, एक एक करके कन्फ्यूजन होते रहता है और आंसर मिसमैच करते रहता है। तो हम इसे याद इस प्रकार से करते हैं, सीधा इस ये डेटा याद करें, 72, 80, 86, 88, 72, 80, 86, 88। सबसे पहले वन्य जीव को लाया गया, उसके बाद वन को लाया गया, दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण किया और इस पर्यावरण को सही ढंग से चलाने के लिए एक वन नीति लाई गई, यानी एक कानून लाया गया। देखिए क्या कह रहा है ये कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव का संरक्षण का जो अधिनियम था वो 1972 में लाया गया था। तो देखिए यहां से क्या पूछा गया क्वेश्चन में? वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया है, सिर्फ वन जीव संरक्षण नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? वन संरक्षण अधिनियम। और देखिए आगे में लिखा हुआ है वन का संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 80 में लाया गया। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो आंसर हो जाएगा 1980, सी नंबर। वहीं अगर पूछता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 को आंसर करते। वन नीति कब लाया गया था, तो आंसर करते 1988 को आंसर करते। हमसे क्वेश्चन पूछा गया वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1980 में लाया गया। आंसर हो जाएगा सी नंबर। वन जीव संरक्षण का था तो आंसर करते 72, पर्यावरण संरक्षण करते तो आंसर करते 86 और वन नीति का था तो आंसर करते 88। तो इस प्रकार से इसे आप याद कीजिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है और ये 4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है एग्जाम में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, स्थापना इसकी 45 में होता है। द हेग में किसके स्थापना मुख्यालय है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय। जेनेवा में तो बहुत सारे का मुख्यालय। आंसर इसका हो जाएगा रोम। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे और 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 34 नंबर, राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक किसकी है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजनीति की रपटीली राहें। संसद के 3 दशक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति चलाए और आपका सर्वोदय योजना, उसके बाद राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री नहीं बने। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। तो ये देखिए ये है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1992 में पंचायती राज के अधिनियम में सुधार के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया। इसलिए पंचायती राज दिवस जो है वो मनाना शुरू कर दिया गया 24 अप्रैल को। 2000 से शुरू के 2010 से शुरू किया गया है बृहत स्तर पर मनाने के लिए। तो पंचायती राज जो है वो 24 अप्रैल से मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए इस डेट को इसे मनाया जाता है। पंचायती राज के बारे में आप जानते होंगे कि पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भारत में पंचायती राज जो है महात्मा गांधी का एक सपना था और इसे लागू करने का श्रेय जो है वो जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जो 2 अक्टूबर 1959 को आपका राजस्थान के नौगढ़ जिला में और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जैसे महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण कर दिया गया। पंचायत भंग होने पे 6 महीने के बाद पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। उसके बाद है कि पंचायतों को जो राजस्व प्राप्त होगा वो राज्य के संचित निधि से प्राप्त होगा।
इसके बाद है कि ये पंचायत का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। इस प्रकार के प्रावधान जो है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। उसके बाद इससे याद रखना कुछ समिति का नाम, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो 57 में आया, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बताए। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय बताए जो 77 में आया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल के मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है, तो 3 रुपया प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। डेटा है, याद रखिए इसे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर कर रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में किया गया था। ये वही पीसी महालनोबिस है जिसके जिन्होंने मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या किया था, मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस के द्वारा ही। विश्व सरैया 1934 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था प्लान इकोनॉमिक का पुअर करके। तो इसमें सबसे पहले जो था वो राजस्व के बारे में, ये आय के बारे में सबसे पहले बताया गया था। दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था जिसमें आय की गणना किए थे इन्होंने भी। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या नाम था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम था उस पुस्तक का नाम। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1949 में। किसके द्वारा, पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन करा है 38 नंबर क्वेश्चन करा है मानव विकास सूचकांक किस के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा ये तीनों शामिल है, जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और 2020 का मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 रैंक पे नॉर्वे है और भारत का जो स्थान है, भारत जो है वो 131 में रैंक पे है। तो ध्यान रखना ये बात। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, जो 1951 से 1956 तक रहा था। हेराल्ड डोमन मॉडल पे आधारित था, कृषि पे बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत दामोदर ब्यास और भाखड़ा ये तीनों परियोजना का निर्माण कराया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला, जिसे पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। इसके तहत आपका दुर्गापुर, उसके बाद भिलाई और राउरकेला ये तीनों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट का ये एक असफल योजना था। क्यों असफल रहा, कि भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और अकाल के कारण ये असफल रहा था। चौथे पंचवर्षीय योजना गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। बीच में एक योजना अवकाश भी चला था इसके बीच में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र और बिजली निर्माण का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि प्राथमिक सेक्टर में जो होता है वो कृषि वाला क्षेत्र होता है, द्वितीय सेक्टर में उद्योग वाला क्षेत्र होता है और तृतीय सेक्टर में जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होगा, बैंकिंग नौकरी वाले क्षेत्र होते हैं। तो विनिर्माण बिजली ये उद्योग वाला क्षेत्र में चला जाएगा, यानी दूसरा में आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। संविधान का सलाहकार नहीं पूछा गया, सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके बाद ये प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे क्या, सरदार पटेल। और अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के संबंध में जो भी समिति बनाया गया था उसके भी अध्यक्ष थे कौन, सरदार पटेल। जेपी कृपलानी किसके थे, तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति था उसका अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे कौन, एच.सी. मुखर्जी। राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे, तो ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और ये तदर्थ समिति नियामन समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्राक्कलन समिति के
ये प्राकलन बोला है, सॉरी प्रारूप समिति के, बोलते बोलते फ्लो में बोला जाता है। तो ये थे किसके अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। कौन कौन इसके सदस्य थे, तो गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, उसके बाद आपका सादाउल्ला, उसके बाद माधवा राव, और एक हो जाएगा टीटी कृष्णाचार्य। टीटी कृष्णाचार्य किसका स्थान लिए थे, तो डीपी खेतान का। और ये आपका माधव राव किसका स्थान लिए थे, तो बीएल मित्रा का। सादाउल्ला मुस्लिम थे और के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग दोनों लिया गया कहां से, उपराष्ट्रपति का। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, ये सभी प्रावधान जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से क्या लिए गए हैं, तो ये जो आपका है, आपका 3 जो प्रावधान लिया गया है रूस से, ये जो 3 बात कर रहे थे, ये 3 है जो आपका ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो प्रस्तावना में वर्णित 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, जो 3 न्याय आपको संविधान के प्रस्तावना में दिए गए हैं, वो रूस की क्रांति 1917 में जो हुआ था उससे लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, तो राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है कनाडा के संविधान से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला क्वेश्चन के लिए हमें जाना होगा अगले स्लाइड पे। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप किस अनुसूची में आता है। देखिए भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची का अलग अलग महत्व है, आपको याद रखना होगा 12 अनुसूची का। देखिए पहले अनुसूची में है जो राज्य और उसके संघ की बात करता है। दूसरा अनुसूची जो है वो वेतन से संबंधित बात करता है। और तीसरा अनुसूची जो है वो आपका शपथ ग्रहण से संबंधित बात करता है ना। तो याद रखना है, पहला संघ उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ ग्रहण, चौथा राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, और 5वां में है एससी एसटी का प्रशासनिक क्षेत्र, 6ठा में है एससी एसटी का जनजातीय क्षेत्र, और 7वां में है आपको 3 प्रकार के अनुसूची, 8वां में है भाषा से संबंधित, 9वां में है संपत्ति से संबंधित, 10वां में आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं इसको, 10वां में हो जाएगा दल बदल, 11वां में हो जाएगा आपको पंचायती राज, और 12वां में हो जाएगा नगर निगम। देखिए हमें सारा याद है, हम एक तरीके से इसे याद किए हैं, तो सारा याद है। 1 में आपका हो जाएगा क्या, तो राज्य उसके संघ, 2 में हो जाएगा वेतन, 3 में शपथ ग्रहण, 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, 5 में एससी एसटी का प्रशासनिक क्षेत्र, 6 में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासनिक क्षेत्र, 7 में 3 प्रकार की अनुसूची, 8 में भाषा, 9 में आपका हो जाएगा संपत्ति से संबंधित जो भी है विवरण वो, और 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर निगम। खत्म। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की नागरिकता को कितने तरीका से समाप्त किया जा सकता है। तो भारत में 3 प्रकार से नागरिकता आपको समाप्त किया जा सकता है। या तो एक आप अपने से त्याग दीजिए, दूसरा है कि आप किसी और देश का नागरिकता ले लीजिए, और तीसरा है कि अगर आपको सरकार नागरिकता छीन ले। 3 प्रकार से, या तो आप अपने आप से नागरिकता त्याग दीजिए, या तो आपका किसी और देश का नागरिकता प्राप्त हो गया हो, या तो आपकी नागरिकता सरकार छीन ले। ये 3 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त किया जाता है। 5 प्रकार से ये है प्राप्त करने का तरीका। तो वो 5 प्रकार कौन कौन सा है, जन्म के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, उसके बाद भूमि का अगर विस्तार हुआ उसका राष्ट्रीयकरण के आधार पे, इस प्रकार से आपको भारत में नागरिकता प्राप्त किया जाता है। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 1955 में आया था, और इसमें 1986 में संशोधन किया गया है। तो याद रखिएगा, नागरिकता खोने का 3 तरीका, नागरिकता पाने का 5 तरीका। अधिनियम 15 में आया था, उसमें संशोधन 86 में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है।
तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य बना। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर 11वां मौलिक कर्तव्य कौन बनता है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। दोस्त आपको 46 नंबर क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत बार पीछे कराए हैं वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के तहत है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 48 के का क्या कहता है? तो कृषि और पशुपालन कहता है, कृषि और पशुपालन कहता है। 48 का ख क्या कहता है? तो पर्यावरण का संरक्षण कहता है। अरे 50 के बारे में बताए थे, 50 का मतलब 50-50 करना, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका को किससे अलग करना? न्यायपालिका से अलग करना। और ये अनुच्छेद 47 भी आपको बताए थे। पता है अनुच्छेद 47 क्या है? ये पोषाहार से संबंधित है और शराब का जो बंदी लगाया गया है वो अनुच्छेद 47 के तहत ही लगाया गया है। ये सभी अनुच्छेद जो हैं वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जो आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में 36 से कहां तक है? 51 तक है। और 36 से 51 तक आपको अनुच्छेद याद कराए थे हम। 36 में क्या कहता है? तो राज्यों को राज्य का परिभाषित किया गया। 37 को इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 याद कीजिए। 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की बात किया गया है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा अनुच्छेद 38 में किया गया है। 39 के क में कहा गया है कि समान शिक्षा, निःशुल्क न्याय मिलेगा और समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। 39 के क में कहा गया है। 39 के क में कहा गया है। 39 के ख में कहा गया है कि सार्वजनिक धन का संरक्षण करें। 39 के ग में कहा गया है कि धन का समान वितरण होगा। 39 के बाद आता है 40, जिसमें पंचायती राज्यों का गठन है। 41 को छोड़ दीजिए, 42 को छोड़ दीजिए, 43 पे आइए। 43 में कहा गया है कुटीर उद्योग और मनरेगा संबंधित जो भी कार्य है वो अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44 आपको याद होगा, समान सिविल संहिता गोवा में जो लागू है। अनुच्छेद 45 के तहत आपको पता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 46 को छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 47 आपको बता दिए हैं, 48 बता दिए, 49 बता दिए, 50 बता दिए, खत्म। नीति निर्देशक तत्व से इतने अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। आपको पीछे की वीडियो में काफी डिटेल से बताए, यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन कराए हैं, आपको फिर कभी डिटेल से बताएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद के क्रम में किस अनुसार से हैं? तो वो राष्ट्रपति जो है वो 14 में, उपराष्ट्रपति 13 में और प्रधानमंत्री 15 में है। याद रखिएगा, 15 प्रधानमंत्री क्या में है? 15 में है। 13, 14, 15 उपराष्ट्रपति से बड़ा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से बड़ा प्रधानमंत्री, यानी 13, 14, 15 ऐसे याद कर लीजिए इसे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 48 नंबर। 48 कर रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको बताएं, अनुच्छेद 93 के तहत इसका चुनाव किया जाता है। उन्हीं सदस्यों में से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से चुना जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के बारे में आपको बताए थे, जीवी मावलंकर, जिन पे अविश्वास प्रस्ताव, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई गई थी। उसके बाद है कि लोकसभा के पहले लोकसभा के एक आपका अध्यक्ष हुए नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो जाकर राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद पहला दलित लोकसभा का अध्यक्ष बाल योगी, पहला महिला मीरा कुमार, दूसरा महिला सुमित्रा महाजन। वर्तमान में कौन है? तो 17वें लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो नाम है इनका ओम बिड़ला। क्या नाम है? ओम बिड़ला। चलिए आते हैं इस पे। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आप नाम जान रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 48 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है एनबी रमन्ना। क्या नाम है? एनबी रमन्ना नाम है, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए आइए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला का आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूला का आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। जहां पे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वहां का जो भी केंद्र सरकार की ओर से भुगतान किया जाता है उसमें 90 केंद्र सरकार और 10 हिस्सेदारी होता है राज्य सरकार का।
चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन आज का है और ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है ना। तो आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, उससे पहले थोड़ा सा आपसे बात हो जाए कि अगर आपको हमारा वीडियो से सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे हम बहुत जल्द ही एक क्यूज लाने जा रहे हैं, एक बहुत ही सैटर्न पैटर्न पे सब इंस्पेक्टर का टारगेट और ये सचिवालय का टारगेट बैच के तरह हम इस पर लेकर आ रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे और इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें भी हौसला मिले थोड़ा इस प्रकार के वीडियो बनाने में। तो चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन पे। करा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा का कहेगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया वो 1919 के अधिनियम के सिफारिश पर 1923 में एक ली कमीशन का गठन किया गया और इसी के सिफारिश पर 1926 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन का एनालिसिस। कैसा लगा आपको हमारा ये डिस्कशन, जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लिखिए। आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं, देखिए हम इतना लिखते हैं जब पढ़ाते हैं तो कम से कम आप 2 शब्द मेरे लिए जरूर लिखें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारा हौसला बढ़े और हम इस प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।